नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। अयोध्या की आस 500 बरस बाद पूरी हुई। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद रामलला के मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हो गया है, लेकिन अब एक नई लड़ाई मथुरा में छिड़ गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल की गई अर्जी को अदालत ने कबूल कर लिया है और मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय की गई है। इस अर्जी में मंदिर से लगी ईदगाह मस्जिद को वहां से हटाने की मांग की गई है। 4 पक्षों को नोटिस भेजा गया है और इसी के साथ धर्म युद्ध के एक नए आंदोलन की पटकथा तैयार हो गई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर दाखिल याचिका पर सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत ने सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री ने मथुरा कोर्ट में ये दीवानी केस दाखिल किया था। पहले ये समझिए कि आखिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान का विवाद क्या है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान का विवाद है। 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का विवाद है। शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। जमीन को लेकर 1968 में हुए समझौते को गलत बताया गया है। याचिका को लेकर श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान ट्रस्ट नाराज है। 12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसाइटी द्वारा किया गया था। इस समझौते के तहत 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से इस भूमि की डिक्री को खारिज करने की मांग की है। आपको बता दें कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह ही मथुरा में भगवान कृष्ण और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने बनी मस्जिदों को लेकर भी विवाद है। मुकदमा भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट की ओर से किया गया है। मौजा मथुरा बाजार शहर भी मुकदमे में पक्षकार है। वकील रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन की याचिका है। याचिका में कहा गया है कि शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा किया। याचिका में यह भी कहा गया कि मुसलमानों की मदद से कब्जा किया गया। आरोप है कि ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया गया था। मुगलों ने कृष्ण जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह बनवाई। ये मंदिर पहले के मुकाबले और भी बड़ा था, जिसे 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी ने तोड़वा डाला था। ओरछा के शासक राजा वीर सिंह जुदेल बुंदेला ने इसे दोबारा खंडहर पर पड़ी एक जगह पर भव्य और पहले के मुकाबले और बड़ा बनवाया। अमित सिंह के साथ रविंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, मथुरा। तो आपने जाना इस पूरे विवाद से जुड़े हुए तमाम तथ्यों को मथुरा विवाद पर, लेकिन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो कि एएमआईएम के अध्यक्ष हैं, उनका एक विवादित ट्वीट भी सामने आ गया है और ट्वीट कर उन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की है। बाबरी पर फैसले के बाद संघ के इरादे मजबूत हुए हैं। मथुरा पर भी संघ हिंसा की मुहिम शुरू करेगा। ओवैसी ने यह कहा है और यह भी कहा कि कांग्रेस भी इस मुहिम का एक हिस्सा होगी और इस सब के चलते ओवैसी ने इस विवाद को अपनी तरफ से हवा देने की कोशिश की है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके इस विवाद में घी डालने का काम किया है, इसको और भड़काने की कोशिश की है और न केवल इसकी जिम्मेदारी आरएसएस पर थोपी है कि इसके जरिए आरएसएस हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा, साथ ही कांग्रेस को भी लपेटे में लिया है कि कांग्रेस भी इस मुहिम का एक हिस्सा होने जा रही है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये खास मेहमान अलग अलग वर्गों से, अलग अलग दलों से, अलग अलग विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अजय अरोड़ा साहब, जो कि कांग्रेस से हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे क्योंकि इस असदुद्दीन ओवैसी ने न केवल बयान के जरिए चिंगारी भड़काने की कोशिश की है, आग भड़काने की कोशिश की है, कांग्रेस को भी लपेटे में लिया है। साथ ही विनोद बंसल साहब जो कि वीएचपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यासिर जिलानी साहब बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, अपनी बात यहां पर रखेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। देश रतन निगम साहब, आरएसएस के ऊपर पहला हमला है और वो ही हमको यहां पर जवाब देंगे कि आरएसएस का इस सब पर स्टैंड क्या है और ओवैसी के इस ट्वीट को किस तरह से काउंटर कर रहे हैं। और सैयद जव्वाद साहब, मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम क्लेरिक, हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम चीजों को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। लेकिन इस बहस में मैं अपने तमाम खास मेहमानों को एक तरीके से मेरी सोच को परिपक्व करने वाला मानता हूं
हूं। अगर मैं कहीं किसी चीज को नहीं समझ पा रहा हूं तो मेरे पैनल मुझे उसमें मजबूत करने की कोशिश करेगा। लिहाजा मेरी एक दरख्वास्त सभी से होगी, हम शुरुआत में हर एक पैनलिस्ट को 1.5 मिनट का वक्त देंगे कि वो इस मुद्दे पर अपनी बात रखे। उसके बाद हम ओपन टू फोरम में जाएंगे जिससे बेहतर तरीके से इस पूरी बातचीत को समझ सके। सबसे पहले मैं देश रत्न निगम साहब आपके पास आऊंगा। बहाना आरएसएस का है, निशाना कांग्रेस पर है और मुद्दा भड़काने की कोशिश की गई है श्री कृष्ण जन्म स्थान को। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद बिहार एक ऐसा चौथा राज्य है जहां पर एआईएमआईएम अपनी एक जमीन यानी चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई है। और बिहार में चुनाव है, यह हर किसी को यहां पर पता है। वोटों का ध्रुवीकरण हो सके, मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बनने की कोशिश कहें, असदुद्दीन ओवैसी ने वो पासा चल दिया है जो बिहार चुनाव में ध्रुवीकरण का काम जरूर करेगा। आरएसएस असदुद्दीन ओवैसी के इस ट्वीट को, इस बयान को किस तरह से लेता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात साफ कर दूं कि संघ ने जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ था उसका सहयोग किया, समर्थन किया। आज वो राम मंदिर बन रहा है और संघ चाहता है राम मंदिर भव्य बन के तैयार हो। रही कृष्ण जन्मभूमि की बात, ये मामला न्यायालय में है, न्यायालय इस पर फैसला देगा। संघ ने इस पर विचार नहीं किया है। हाँ, भविष्य में क्या संघ की योजना इस पर होगी वो भविष्य ही जानता है। तो आज की तारीख में इस पर कोई विचार इस वक्त नहीं है। लेकिन भारत का जनमानस अगर चाहेगा तो ये कृष्ण जन्मभूमि पे एक विशाल भव्य मंदिर भी बनेगा। लेकिन मैं इस बात पे साफ करना चाहता हूँ, संघ ने इस बात पर अभी विचार नहीं किया है। भविष्य में क्या योजना होगी ये तो भविष्य ही बताएगा। जी, भविष्य में क्या योजना होगी ये भविष्य ही बताएगा। आरएसएस की तरफ से देश रत्न निगम साहब यहां पर बात कह रहे हैं। हालांकि एक हिस्सा वो खुला छोड़ रहे हैं लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं इस सबसे अभी संघ का कोई लेना देना नहीं है। चलिए, सैयद जवाद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम क्लिनिक है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। इस बयान के मायने क्या समझे जाए? असदुद्दीन ओवैसी के बयान के मायने बिहार चुनाव से जोड़कर देखूं, मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बनने की कोशिश से देखूं, वोटों का ध्रुवीकरण देखूं, या जानबूझकर एक मुद्दे को उछालने की कोशिश देखूं? जवाद साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए इस डिबेट में। सबसे पहले मैं आता हूं आपके पहले सवाल की तरफ। देखिए, बिहार में चुनाव है और बिहार के अंदर एआईएमआईएम भी है, कांग्रेस का गठबंधन भी है, उसके बाद बीजेपी का भी अपना गठबंधन है। तो ये बयानबाजी ऐसे मौके पे ला के करना, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक मुद्दे की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट करा गया है। और किशनगंज जो डिस्ट्रिक्ट आता है जिसके अंदर ओवैसी साहब का थोड़ा बहुत एक्टिव भी हैं, उनकी पार्टी की सीटें निकली हैं। तो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि जिना जो है वो कब्र से बाहर आ चुके हैं। तो जिना के कब्र से बाहर आने के बाद अब आप देख रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद की भी राजनीति आ चुकी है। तो ये बिहार के अंदर जिस तरीके से चुनाव मूव करेगा तो हम देखेंगे कि इस तरीके की चीजें जो हैं वो बहुत होंगी। अभी तो ये स्टार्ट है, देखिए आगे आगे होता है क्या। और रही बात आरएसएस की, तो आरएसएस का स्टैंड हमेशा से दलित, मुस्लिम और ओबीसी के विरोध में रहा है। वो खुला एजेंडा है, वो संविधान के विरोध में रहे। बाबरी मस्जिद के दौर में जिस वक्त संविधान के मतलब अगर आप देखें कि संविधान से बदी हो तो उन्होंने संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। 6 दिसंबर 1992 के अंदर खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई संविधान की। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं था। तो उस वक्त की भी आप हालात देखिए और इस वक्त हालात बिहार के अंदर है। लेकिन बिहार के अंदर जो मौजूदा हालात है वो इस वक्त चुनाव बिहार के अंदर जो होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट पर होगा, उसके बाद किसान के ऊपर होगा, उसके बाद आपका जो महिला सुरक्षा है उसके ऊपर बिहार के अंदर चुनाव। चलिए सैयद जवाद साहब, आपके 1.5 मिनट पूरे होते हैं यहीं पर मैं चाहूंगा मैं अब बाकी पैनलिस्ट पर जाऊं। और आपने जो इल्जाम लगाए हैं दलित मुस्लिम विरोधी हैं, आरएसएस और संविधान का धज्जियां उड़ाई हैं देश रत्न निगम साहब से, मैं उसका आगे जवाब लूंगा। लेकिन अब आता हूं अजय अरोड़ा साहब, आपके 1.5 मिनट शुरू होते हैं। अब सैयद असदुद्दीन ओवैसी की इस कोशिश को आप किस तरह से देखते हैं और उनका यह कहना कि कांग्रेस भी ऐसी मुहिम का हिस्सा बनने की तैयारी में है? राजीव जी, धर्म है, धर्म को इंसाफ बनाने के लिए। और राजीव जी, ओवैसी जी तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, निसंदेह बिहार में चुनाव है,
इसका राजनीतिकरण करने जा रहे हैं वो। और जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, हम तो संविधान के साथ चलते हैं, हम संविधान के पन्नों को हमने लैमिनेट कर दिया है। राजीव जी, हम रोज संविधान पढ़ते हैं, एक एक पेज को आराम से खोलते हैं, फिर इस पेज को बंद करते हैं, फिर अगले दिन नया पेज खोलते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की पर्टिकुलर बात करूंगा कि इन्होंने संविधान के जितने पन्ने हैं उनको अलग अलग तार तार कर दिया, तार तार। और कांग्रेस बिल्कुल नहीं संविधान के साथ चलती है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बताया था, जो उसकी रचना की थी, उसके आधार पर हम काम करते हैं। और हम धर्म के आधार पे नहीं, हम कर्म पे विश्वास करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा कर्म पे काम किया है, धर्म पे काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और जिस प्रकार से ओवैसी जी बयानबाजी कर रहे हैं, अपने आप ही जैसे उन्हें स्वप्न आया हो, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं। मुझे लगता है इन बयानों के पीछे कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। बीजेपी और ओवैसी साहब मिले हुए हैं। चुनाव के दिनों में ऐसे बयानबाजी करके राजनीति को एक हवा दी जाती है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, और ये नहीं होना चाहिए। भारत की राजनीति में स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, स्वच्छ। उनको चाहिए, इतने बुद्धिजीवी ओवैसी जी, कोई सकारात्मक बात करें। तोड़ने की बात क्यों करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी दोनों से दरख्वास्त करता हूं कि तोड़ने की बात ना करें, जोड़ने की बात कर रहे हैं। राजीव जी, तोड़ना बहुत आसान है, किसी भी चीज को आप तोड़ते हैं, जोड़ना उतना ही मुश्किल है। और टूटी हुई चीज जब जुड़ती है ना, उस पर राजीव जी गांठ आ जाती है। तो हमें देश में गांठें नहीं लगानी, हमें देश में गांठें हटानी है राजीव जी। चलिए, देश में गांठें हटानी है हमको, हमें चीजों को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। बीजेपी की बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM, और स्वच्छ राजनीति की आप बात कर रहे हैं। 1.5 मिनट और भी पैनलिस्ट को मैं दूंगा, उसके बाद आप सबके तमाम बयानों को सबके सामने रखूंगा ओपन टू फोरम में। विनोद बंसल साहब, इससे पहले कि मैं यासिर जिलानी साहब के पास जाऊं, क्योंकि कहीं बहुत तमाम बयानों में बीजेपी का नाम आया है, तो यासिर भाई उसको ज्यादा बेहतर तरीके से अपने पक्ष में रखें। विनोद बंसल जी, VHP बहुत एग्रेसिव रही राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से। यहां पर श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से याचिका दाखिल की गई, 3 वकील भी उसमें शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को टाइमिंग से जोड़कर आप देखेंगे, या उनकी इस ख्वाहिश को कि इस भारत की भूमि पर मुसलमानों का उनसे बड़ा लीडर कोई और नहीं हो सकता? प्रदीप जी, ये जो ओवैसी ने जो नीट की बात करी है, मैं समझता हूं कि इनको, ओवैसी को अपनी ओवासी से बाहर निकलना चाहिए और मुस्लिम समुदाय को बजाय बार बार भड़काने के, उनको उकसाने के और उनको आतंकवादी बनाने के, कम से कम जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव इस्लाम का जो बन रहा है उसको करेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन ये नेता नहीं चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने इस्लाम को वास्तव में शांति का धर्म बताने की भी कोशिश करी तो इनका जो वोट बैंक तो वही जाएगा। ये चाहते हैं कि देश के अंदर दंगे होते रहें, ये चाहते हैं कि समाज जो है ये अल्पसंख्यकों से पीड़ित होता रहे, ये चाहते हैं कि देश का कानून, न्याय व्यवस्था का अपमान होता रहे। ये है तो लॉ मेकर और है तो एडवोकेट, लेकिन न तो इन्होंने देश कानून को माना और न ही देश के किसी संविधान के साथ साथ अपने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को माना। आप देखो कि जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था राम जन्मभूमि के संदर्भ में, बड़ा क्रिस्टल क्लियर था, चैप्टर एंड हो जाना। लेकिन ये एकमात्र कट्टरपंथी नेता हैं जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि क्या मतलब है, माने सर्वोच्च न्यायालय की बात में आप इस तरह की गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक रामजन्मभूमि के आंदोलन का सवाल है, देखिए हम निर्णय के प्रति दृढ़ संकल्प है, अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प, लेकिन हम किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते। पूरा विश्व जानता है इस बात को। हमारे राम जन्मभूमि के आंदोलन के विभिन्न चरणों में लगभग 16 करोड़ लोगों ने सहभागिता की, लेकिन कोई, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी भी आंदोलन के किसी भी चरण में किसी राम भक्त के कारण किसी देशवासी को असुविधा हुई हो,
आप कानून व्यवस्था की तो बात अलग है, कोई असुविधा भी हो तो मैं बता दे जी। 6 दिसंबर 1992 के बाद में इनके लोगों ने जरूर उत्पात मचाया था। जी, बंसल हमारे साहब। संत मंदिरों को तोड़ दिया, बहुत मंदिरों का बेहतर गढ़ को बंसल तोड़ साहब, दिया। पॉइंट नोटेड बंसल साहब, 1.5 मिनट आपके पूरे होते हैं। अतिवादी बनाने की कोशिश की जा रही है इस्लाम को, जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपने कहा और उससे बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं की जा रही है, उसी रूढ़िवादिता में रखने की कोशिश की जा रही है और उसके जरिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन अब यासिर जिलानी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर भाई, इससे पहले राम जन्मभूमि का एक लंबा आंदोलन चला था और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के हिस्से में गया, हाई कोर्ट में भी इसका फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, फिर ये बना। अब आज क्या जरूरत आ पड़ी आपको लगती है असदुद्दीन ओवैसी को ये कहने की कि हम लोग पहले हल्के पड़ गए थे, अब मजबूत होने की जरूरत है, एक बार फिर से आरएसएस हिंसक रूप अपना सकता है, कांग्रेस इसमें सहायक हो सकती है? क्या ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को एड्रेस करते हुए आपको दिखे या फिर बिहार चुनाव में अपने वोटर्स को? यासिर जिलानी, 1.5 मिनट शुरू होते हैं अब। राजीव भाई, देखिए, आप असदुद्दीन ओवैसी का पूरा इतिहास उठा के देखेंगे पिछले 7-8 साल का। मैं पुराना इतिहास नहीं बताना चाहूंगा कि कब उनके कौन कौन लोगों ने क्या क्या भारत के साथ किया, उतना पीछे नहीं जाना चाहूंगा। अभी 6-7 साल के आप उनके डिबेट के बयान देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एहसास होगा कि उन्होंने भारत में नफरत के अलावा किसी चीज की खेती नहीं करी। हर मुद्दे पे उन्होंने नफरत फैलाया है, हर मुद्दे पे उन्होंने टारगेट किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और बार बार भारतीय जनता पार्टी को वो टारगेट करते हैं। देखिए, वो तमाम राज्यों में फेल होते हुए अब बिहार में, क्योंकि बिहार का चुनाव है और बिहार के इस वक्त जो मतदाता हैं वो देख रहे हैं कि कौन सा दल जो है वो पिछले 6 सालों से भारत में कितनी शांति के तरीके से अपनी सरकार को चला रहा है। उनको मोदी जी में विश्वास है, मोदी जी के किए हुए कार्यों में विश्वास है। ये जो हमारे एक पैनलिस्ट साथी बैठे उन्हें कर्मा की बात कर रहे थे, मैं उनको कर्मा की अगर याद दिलाने पे आ जाऊं तो उन्हें वो काला अध्याय जो इमरजेंसी है, वो काला अध्याय जो 84 का नरसंहार है, वो काला अध्याय जो हाशिमपुरा का सामने से खड़े होकर वीर बहादुर सिंह की सरकार का गोली मरवा देना है, तो ये लोग तुष्टीकरण के मास्टर हैं। ये अपना जो वोट बैंक है, खास करके एक खास समुदाय जिसको मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मुस्लिम समुदाय के ऊपर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनका वोट वहां बटा हुआ है। कांग्रेस अलग खींच रही है, एमआईएम अलग अपना झंडा गाड़ के बैठी हुई है, दूसरे जो राष्ट्रीय जनता दल और उनकी एक पूरी टीम है वो अलग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिहाज से वो उनके ऊपर नजर बनाया हुआ है। लेकिन उनसे पूछिए कि उन्होंने उस मुस्लिम कौम के लिए किया क्या, कोई जवाब नहीं देगा। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। यासिर जिलानी साहब, आपका भी वक्त पूरा हुआ और इस तरह से अगर हम बहस में आगे चलेंगे तो हमारे तमाम पैनलिस्ट ने अपनी बात रख दी। आपका जोर यहां पर था कि नफरत के अलावा सब कुछ करने की कोशिश नहीं, नफरत के अलावा हर जगह ढूंढी गई जहां नफरत फैलाई जा सके, तुष्टीकरण किया गया, खासतौर पर मुसलमानों के तुष्टीकरण के पीछे पड़ी हुई हैं सारी पार्टियां। लेकिन मुसलमानों के लिए किया क्यों गया? मुस्लिम वोट बैंक की तरफ आपने इशारा किया। मुसलमानों को आजादी के आज इतने साल बाद अगर वोट बैंक के रूप में बनाकर रख दिया गया है तो इसके लिए जिम्मेदार मुसलमानों के लीडर भी हैं जो असदुद्दीन ओवैसी बनना चाहते हैं। क्यों नहीं मुसलमान भारतीय धारा में उस बेहतरी की ऊंचाई पर पहुंचे जिस पर आज ये केवल लीडरान पहुंचे हुए हैं। मेरा फोरम अब सबके लिए ओपन है और यहां पर मैं सबसे पहले शुरुआत कर देता हूं देश रतन निगम साहब आपके साथ। हमले बहुत कुछ हुए हैं आपके साथ देश रतन निगम साहब, तमाम तरह के जो सैयद जवाद साहब का कहना है, दलित मुस्लिम जो विरोध में लगातार आप रहे हैं, आप लोग लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाते रहे हैं और उसका जो असर है वो आज असदुद्दीन ओवैसी जैसे बयानों में निकल कर दिखाई देता है। क्या कहेंगे आप इस सैयद जवाद साहब के बयान पर? देखिए, अगर किसी बात की जानकारी ना हो तो उस पर वक्तव्य नहीं देना चाहिए, मेरा अपना मानना है। रही दलितों के बीच में काम करने की बात, आप दलितों की कॉलोनी में देखिए स्वयंसेवक क्या कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि तमिलनाडु से हमने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया दलित पुजारी बना के, आज वो हमने हजारों गांव में पहुंचा दिया है। मुस्लिम की बात, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो काम कर रहा है, जिलानी साहब आपको इस विषय में और भी जानकारी दे सकते हैं, उसमें लाखों मुसलमान साथ में रह के काम कर रहे हैं। वो राष्ट्र विरोधी नहीं है, वो राष्ट्र के प्रति वफादार हैं
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, हमारा जब 1947 में स्वतंत्रता मिली, उसके बाद लगातार 4 शिक्षा मंत्री मुसलमान हुए। चाहे वो आप ले लीजिए चागला साहब को ले लीजिए, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को ले लीजिए, या कोई भी ले लीजिए, बीच में हिदायतुल्लाह जी को ले लीजिए। तो ये जो शिक्षा मंत्री रहे, इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया? उनको पिछड़ा रखा, मदरसों से आगे नहीं जाने दिया, और डर एक पैदा करते रहे उनके मन में कि बहुसंख्यक समाज आपको निगल जाए। तो देश निगम से असदुद्दीन ओवैसी का जो अब बयान आ रहा है, ये उस डर पैदा करने की एक कड़ी क्या आप मानते हैं कि एन बिहार चुनाव के मौके पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि जो विवाद है उसको लेकर इस तरीके का बयान देना कि हिंसक प्रदर्शन, हिंसक कोशिशें आरएसएस शुरू करेगा, कांग्रेस हिस्सा बनेगी? मैं बीच में इंटरप्ट आप कर सकते हैं, ओपन टू अब फोरम सबके लिए ओपन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक आपको सुने, इस सब का ख्याल रखें। मैं आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी से पहले जो सबसे पहला विरोध अगर किसी ने आरएसएस का करा, वो सरदार पटेल ने करा। 1949 में फरवरी में सरदार पटेल आरएसएस के बारे में कहते हैं कि आरएसएस एक सांप्रदायिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर तुरंत बैन लगाना चाहिए। सैयद जमाल साहब, सवाल सुने। असदुद्दीन ओवैसी आशंका जता रहे हैं या धमकी दे रहे हैं वोटर्स को अपने पक्ष में करने की? चौथे राज्य में जमीन तैयार करने की कोशिश है कि एक वाजिब बात है। उसी बात पे राजू भाई, आपका पैनल बड़ा एक्सपीरियंस है, कहिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी ना दें। सर सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। मैं आपको सर बता दे रहा हूँ, 2 मिनट अब आप बोले 1 मिनट में खत्म करें, इससे बहुत देर हो जाएगी। सैयद जमाल साहब कंप्लीट करें। चिल्लाने उसने नहीं होगा कोई। मैं आपको किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ। बिपिन चंद्रा की किताब है आजादी के बाद का भारत। उसके अंदर फरवरी 1949 को जो सरदार पटेल हमारे पहले गृह मंत्री रहे, वो आरएसएस के बारे में क्या क्या कहते हैं वो लिखा हुआ है। और यहाँ पे संविधान की बातें करने वाले हमने देखा, हम आपको बता दे रहे हैं आजादी के। सुन लीजिए। अरे आप पढ़ करके नहीं आते, पढ़ा कराइए, पढ़ के आया करिए। दूसरा तिरंगे का विरोध सबसे ज्यादा करने वाले आरएसएस के लोग थे। संविधान की देश निगम साहब, 1 मिनट हो गया। पॉइंट नोटेड। सैयद जवाद पॉइंट नोटेड। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, आज अयोध्या के बाद जो मथुरा के नाम पर धर्मयुद्ध शुरू किया जा रहा है, जो असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू किया है। देश निगम साहब, आप अपना जवाब दें, उसके बाद मैं जाऊंगा अजय अरोड़ा साहब के पास। देश निगम साहब, देखिए, जिना मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिना कब्र से बाहर निकल आए हैं, मस्जिद मंदिर की राजनीति फिर से चालू होने वाली है। ये पॉलिटिक्स लोग करेंगे बिहार में जाकर। आप चुप रहिए। देश निगम साहब जल्दी। आप सर कहाँ, आप पता नहीं आरएसएस के लोग पढ़ करके नहीं आते। अरे मैं वही जवाब दे रहा हूं। सर ये गोडसे के भतीजे हमको नहीं बताएंगे ना, ये गोडसे के मानने वाले लोग, ये गोडसे के भतीजे। नहीं, सैयद जमाल साहब, हम मुद्दे से ना भटके, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। देश निगम साहब, बात उसी चीज की हो रही है जहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं। बताएं जल्दी से। राजू भाई बहुत बड़ा साफ कर दूं कि जो बैन की मैं जुड़ना चाहूंगा। बैन जरूर लगाया गया था, लेकिन उसको फौरन हटा लिया गया। उसी सरकार ने फौरन हटा लिया और बोला गलती हुई। और रही अगर गोडसे की बात करते हैं, उनका संबंध संघ में नहीं पाया गया। किसी संघ का नाम किसी भी एफआईआर में, सीआईडी रिपोर्ट में या बंसल साहब आ रहा हूँ। अजय अरोड़ा साहब, एक मिनट। अजय अरोड़ा साहब, मुझे लग रहा है अजय अरोड़ा साहब बहस किनारे जा रही है और बहस को मुद्दे पर ला रहा हूँ। ये सारे बयान, ये सारे ट्वीट केवल और केवल बिहार चुनाव को देखकर हो रहे हैं। मुद्दा बिल्कुल अलग कर दिया नहीं रहती है। राजीव जी मुझे बोलने दें। हाँ अजय अरोड़ा साहब, आप बोले। सारी डिबेट में आपने राजीव जी इस धर्म युद्ध में मैं बता दूं आपको, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं सीधी डिबेट पे आता हूं, और सिक्के के 2 पहलू हैं। एक ओवैसी की पार्टी
और एक भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने क्या किया है, 2 पौधे लिए, एक ओवैसी साहब ने लिया, एक भारतीय जनता पार्टी ने लिया। उन पौधों का नाम है नफरत के पौधे। वो नफरत के पौधे लगा दिए इन्होंने और वो पौधे बड़े हो रहे हैं। अब एक हिंदू एक जातिवाद की बात करता है, धर्म की बात करता है। तो हमें ना एक काम करना चाहिए, जितने पैनल में लोग बैठे, राजीव जी, हमें मोहब्बत का पौधा जो हम कांग्रेस ने लगाया, मोहब्बत का पेड़ डालो। जब वो बड़ा होगा, विशाल होगा और चारों तरफ से मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, अमन और अमन और शांति होगी। ये मेरी दलील है कि बजाय हम जातिवाद धर्म में बांटने को, देश को जोड़ के रखें, जोड़ के। और जिस प्रकार से यासिर जिलानी बहुत जी यासिर जिलानी अरे राहुल लाहौरी के समर्थक जरा शशि थरूर से पूछ लीजिए, जिस तरीके से भारत की अस्मिता और अखंडता पे आज प्रहार किया है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, उस पे कुछ बोल लेंगे? ये उनका सीरीज है, ये पहली गलती नहीं है। इससे पहले भी तमाम कांग्रेस के नेताओं ने इसी तरीके से भारत का मजाक उड़ाया। आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, जो नफरत के सौदागरों से हाथ मिलाते हैं, जो नफरत के सौदागरों के मुल्क में जाके, नफरत के सौदागरों के मुल्क में जाके भारत के प्रधानमंत्री को ठीक करने की बात करते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री को हटाने की बात करते हैं, अगर देश में आपका शासन रहा, आप बात करेंगे, कमाल की बात करते हैं अरोड़ा जी। आप कम से कम राहुल लाहौरी से कहिए कि वो इस्तीफा ले। वो अगर वो एक्चुअल नेता है, राहुल लाहौरी अगर एक्चुअल नेता है, भारत की जनता बहुत समझदार है, तो शशि जो नफरत आप डालना चाहते हो, ओवैसी साहब से मिलकर आप अपने शब्द ओवैसी जी के मुखारबिन में डालते हैं और ओवैसी जी अपने शब्द आपके मुखारबिन में डालते हैं। बस आप अपने आप को बचाते हो, डिबेट को मोल लेते हो, आप मुद्दे से मत भटकाओ, आप मुद्दे पे आओ। आपको मुद्दों को ज्ञान ही नहीं है, आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं। अरोड़ा जी, शशि थरूर से अरे मैं तो आपका मांगूंगा, मैं तो कहता हूँ, सुनिए मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दें, क्योंकि किस प्रकार से भाई भाई को लग कर रहे हैं। 62 में जमीन चीन को दे दिया, संविधान के पन्नों से काम करो, आप संविधान से काम करते हो, आप संविधान से काम करते हो। यासिर जिलानी साहब, अजय अरोड़ा साहब, बात यहाँ पर नफरत के बीच या प्रेम के बीच नहीं हो रही है। बात मैं ये रख रहा हूँ और मुद्दा हमारा ये है कि जो आने वाले चुनाव हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने जानबूझकर मथुरा का इश्यू टॉस किया है? क्या वहां पर सीधे मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है? एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का मुद्दा मुसलमानों को लेकर और मथुरा जन्मभूमि का, जो कि मथुरा से उठता है, और निशाना बिहार में मौजूद वो वोटर जिन्हें वो अपने पाले में कर सके, खासतौर पर मुस्लिम वोटर्स। हमारे साथ हमारा पैनल लगातार जुड़ा हुआ है और हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हालांकि बात सरदार पटेल तक भी चली गई, भारत तोड़ने की बातों तक होने लगी और तमाम मुद्दे जिसमें राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे ज्यादा निकल कर आए। लेकिन विनोद बंसल, मैं आपसे यहां पर सवाल, इस हिस्से की शुरुआत करूंगा कि कोई मुद्दा अगर अदालत में जाता है, अदालत के सामने जाता है, वो कोई भी मुद्दा हो, क्या उस किसी भी मुद्दे को लेकर अदालत के सामने जाने की कोई मनाही है? और अगर मुद्दा जाता है तो क्या इसे किसी विचारधारा से जोड़कर देखा जा सकता है और ट्वीट किया जा सकता है? क्या असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट वही कहता है जो वो कहना चाहते हैं, या फिर गाहे बगाहे बिहार के वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश है, डरा कर, डर दिखाकर? देखिए, ऐसे लोगों की हमेशा से मानसिकता और मंशा ये रही है कि किसी तरह से मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में, उनको लालायित करके, उनको दिग्भ्रमित करके, उनको भड़का के और उनको एक मूल से, देश के मूल से दूर हटा के दिया जाए। देखिए, अभी आपके जो तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात तो करी, लेकिन ये नहीं कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में कांग्रेस ने क्या क्या करतूतें की थी, और ये भी नहीं कहा कि आखिरकार कांग्रेस के कारण जो है देश का आज बंटाधार कैसे हुआ। ये भी नहीं कहा कि ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, लेकिन मोहम्मद साहब के नाम पर जो आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, इनकी आज तक उन्होंने कभी निंदा नहीं करी। इन्होंने उस बात पर भी नहीं कहा। में अभी कल ही
किस तरह से कोई नहीं चल रहे, आरएसएस के नाम पे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सुनिए, अपनी जबान जो है ना बहुत समझ के चुन कर बोला करिए, बहुत संभाल करके समझ करके बोला करिए। कोई आतंकवादी सिवाय आतंकवादी है तो सिर्फ आरएसएस के लोग हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आरएसएस इस तरीके से लोगों को बदनाम कर रही है ना। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल नहीं सुन सकते सर, बिल्कुल गलत और बयानबाजी हम बिल्कुल नहीं सुन सकते। इस तरीके से गलत बयानबाजी आप कर रहे हैं। यासिर जिलानी देखिए, ऐसे बात सामने नहीं जाएगी, कुछ देर इंतजार किया जा सकता है। यासिर जिलानी आखिर मेरा सवाल पैनलिस्ट मेरा सवाल यासिर जिलानी के बाद मैं देश रतन साहब के पास जाऊंगा। क्या किसी मुद्दे को लेकर अदालत के सामने जाना एक विचारधारा का समर्थक होना है? क्या अदालत के सामने मुद्दे नहीं रखे जा सकते? अगर वो मुद्दा जाता है तो उसे चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश अगर राजनेता करता है तो इसे गलत माना जाएगा मुद्दे को अदालत के सामने ले जाना। यासिर जिलानी देखिए, ये इनकी राजनीतिक बिलबिलाहट का नतीजा है। ठीक है यासिर जिलानी, देखिए उसको गलत माना जाए अगर आप इन लोगों देखिए अदालत में कोई भी मुद्दा भारत के संविधान के मद्देनजर भारत के किसी भी अदालत में कोई भी मुद्दा एक आम इंसान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के ताकत दी है उसके अकॉर्डिंग लेके जा सकता है, लेकिन उस मुद्दे को राजनीतिकरण करना, उस मुद्दे को तुष्टीकरण के एक वोट बैंक के कंधे के सहारे राजनीति करना ये गलत है, ये गलत है। आपके मुंह पे अरे यासिर भाई साहब, आप संविधान की बात ना तो करें। संविधान को हिदायत सिखों को आप कहां किस रास्ते पे चले गए? कौन से झूठों रास्ते पे चले गए? एक घोट से के अरे सैयद जमात साहब मेरा टॉपिक असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है। वो ट्वीट क्या इशारा करता है सैयद जमात साहब? एक लाइन में बताएं। बिहार चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश है, यह एक जायज बात है जमात साहब? ठीक है जमात साहब आपके मूल प्रश्न का जवाब दिए बिना देखिए, आरएसएस का जो स्टैंड है ना, मैं आरएसएस पे आ रहा हूँ। मैं देखिए आरएसएस और बीजेपी मैं दे रहा हूँ, आंसर दूंगा आपका, भागूंगा नहीं, ना झूठ बोलूंगा आरएसएस के लोगों के तरीके से। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जिना बाहर आ गए, जिना बाहर निकाले, कबर से बाहर आ गए, उसके बाद जो है अब मंदिर की राजनीति इसकी जरूरत क्या? सैयद जमात साहब इसकी जरूरत क्या पड़ी थी कि असदुद्दीन ओवैसी को ये ट्वीट करना पड़े जब ये मामला भी अदालत में सुनवाई भी नहीं हुई है, अभी तारीख तय हुई है? क्या बिहार चुनाव की जल्दबाजी है? क्योंकि उसका चाहूंगा आरएसएस की बराबरी आप नहीं कर सकते। राजीव जी जुड़ना चाहूंगा। तो मोहम्मद साहब के नाम पर आतंकवादी संकट में आप बोलेंगे तो सर एक लोगों का नहीं देखिए पैनलिस्ट अजय साहब मैं प्रार्थना करूंगा, हम चौराहे पर नहीं खड़े, हम चौराहे पर नहीं खड़े हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप लोग मेरी नॉलेज को पुख्ता कर रहे हैं और इस तरह से बोलेंगे तो दर्शकों को भी नहीं मिलेगा। देश रतन निगम साहब और वक्त दें और वही बेहतर होगा। देश रतन निगम साहब, क्या जरूरत आ पड़ी थी कि ऐसा ट्वीट इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी को करना पड़ा? देखिए, मैं आपको बड़ा साफ कर दूं, बिहार के इलेक्शन से ध्रुवीकरण करना, धार्मिक उन्माद को जगाना और सांप्रदायिक भावनाएं पैदा करना जिससे कि वहाँ ध्रुवीकरण और वही डर की राजनीति, मुसलमानों में डर की राजनीति पैदा करना और वैसे ही जैसे पैनल में बैठे हुए संघ के ऊपर इल्जाम लगाते हुए और निकल जाना, ये देखिए बहुत 70 सालों से हम देख रहे हैं। अगर आपको संघ को समझना है तो संघ में आइए और समझिए। रही मथुरा की जन्मभूमि की बात, भारत का जनमानस जिस दिन चाहेगा उस दिन बन जाएगा। न्यायालय में है, कानून में है, कानून की एक प्रक्रिया है और कानून की प्रक्रिया फॉलो करी जाएगी। अरे इस्लाम की, अरे भाई आप तलवार की आयत हमें मत समझाइए।
आप तलवार की आयत मत समझाइए, सूरह 9 और आयत 5 मुझे मत समझाइए, बहुत पढ़ा हुआ है। वो तलवार की आयत है, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। कैसे गांधी को गोली मारना सिखाया जाता है, हम आपको काफिर नहीं बुलाते, हम आपको काफिर नहीं बुलाते। कैसे गोली मारी थी गांधी जी को? कैसे मारा था गांधी जी को? आपको काफिर नहीं बुलाते, हम आपकी गांधी जी को अरे कहाँ भाई मारा था? गांधी जी को गांधी जी गोडसे को ने कहाँ मारा, मारा उसको था? सजा मिल गई। सीने में 3 गोलियां मारी थी। अरे ट्रेनिंग भाई कहाँ मिली आपको थी मालूम RSS है, को गांधी जी? आपने किसने कोर्ट की मारा? हाँ। कोर्ट की कार्रवाई देखी है, आपने कोर्ट की कार्रवाई देखी है। अरे भाई ना कोर्ट, ना आरएसएस का नाम कोर्ट में, ना आरएसएस का नाम एफआईआर में, ना आरएसएस का नाम सीआईडी में, ना आरएसएस का नाम किसी कंप्लेंट में, ना आरएसएस का नाम किसी सबूत में, एविडेंस में। लेकिन आप आरएसएस का अरे सैयद जवाद साहब, सैयद जवाद साहब, मुद्दे पर उतरिए। ठीक है, बहुत ज्यादा आपने भी गोडसे का इस वक्त अपना बयानबाजी कर ली, लेकिन आप राजनीतिक बयानबाजी तक क्यों सीमित है? मेरा सीधा सा सवाल ये बताइए, वोटों का ध्रुवीकरण है या ये मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी का जायज है? जब इसमें तारीख नवंबर की लगी हुई है तो अभी इसको उकसाने की जरूरत क्या? 27 तारीख की वोटिंग, 3 तारीख की वोटिंग और 7 तारीख की वोटिंग जिम्मेदार तो नहीं? वर्शिप, देखिए मैं आपको बता दूं, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, ठीक है, वर्शिप का एक्ट अभी मौजूद है हिंदुस्तान में, संविधान मौजूद है जिसकी ये सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं जाने दीजिए सैयद जवाद साहब, सैयद जवाद साहब, बात असदुद्दीन ओवैसी के बयान, मैं फिर आता हूं, असदुद्दीन ओवैसी को ये बयान देने की जरूरत क्यों आ पड़ी? चौथे राज्य में अपनी जमीन पुख्ता करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं समझ में आता। अजय अरोड़ा साहब, असदुद्दीन ओवैसी के बयान के निशाने पर कांग्रेस भी है और कांग्रेस भी इस मुहिम का हिस्सा बनने वाली है, यानी एक तीर से दो शिकार हैं। एक साथ आप दोनों को किनारे करके असदुद्दीन ओवैसी जमीन तैयार कर रहे हैं। राजीव जी, मैंने पहले कह दिया, बीजेपी और ओवैसी दोनों ए बी टीम हैं और दोनों मिले हुए हैं, अपने शब्द एक दूसरों के मुखारबिंद में डालते हैं। और मैं बिल्कुल डिबेट में बड़ी शालीनता से बात करूंगा। एक लाइन सुना देता हूं, मेरा अगर बस चले, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। इनके सीने में जो मोहब्बत खत्म हो गई है ना, मैं चाहता हूं जब मोहब्बत ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं हम सब लोग मिलकर यहाँ पर, जहाँ पर कांग्रेस भी इस तरह की नफरत का एक तरीके से गाये जिम्मेदार मानी जाती रही है। लेकिन मुझे ये बताइए, मैं सीधे बयान पर आऊंगा, मेरे बयान मैं असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बात कर रहा हूँ। आज जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये आशंका है या डर, और क्या ये डर वोटों में कन्वर्ट करने की एक गलत कुत्सित कोशिश है? राजीव जी बिल्कुल बता राजीव भाई, मैं जवाब दूं? बिल्कुल। यासिर भाई आपके पास ही आऊंगा। एक मिनट अजय जी, एक मिनट राजीव जी, राजीव जी, आरएसएस और बीजेपी के लोग ये बोल चुके हैं बात। मैं चाहता हूँ ओवैसी जी बात कर रहे हैं कि चाहे घबराहट हो, हमें तो लगता है, एक सेकंड, मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इनका भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है। मैं सीधा बोलता हूँ, ओवैसी और बीजेपी का गठबंधन है, इनका नीतीश से भी है। यासिर जिलानी साहब, ओवैसी के साथ गठबंधन है, नीतीश जी के साथ गठबंधन है। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा। चलिए यासिर जिलानी साहब, ये दोनों हाथों में जो लड्डू आपके हैं बकौल अजय अरोड़ा साहब, वो आप किसे खिलाना चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी को, जिस तरह से ऐसे ट्वीट कराए जा सके और इस ध्रुवीकरण का आपको भी फायदा हो? कहां? अरे कौन सा गठबंधन है? क्या कह रहे हैं अरोड़ा जी? इनको कुछ मालूम नहीं है। ये अपने शेरो शायरी करते हुए भूल जाते हैं ये लोग कि हमारा उनसे क्या लेना देना। हमारी वहाँ सीधी लड़ाई है अज्ञानता से, हमारी सीधी लड़ाई है शिक्षा से, हमारी सीधी लड़ाई। आपका मैच फिक्सिंग है, आपका मैच फिक्सिंग है, आपका मैच फिक्सिंग है, भ्रष्टाचार से लड़ाई है हमारी लड़ाई है। उस पिछले हमारी लड़ाई है, जनता जानती है। आपका आप बीच में बोलेंगे, आप इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, नए प्रवक्ता हैं, आप बीच में बोल रहे हैं। जब आपका टर्म आप बोलिए। जब भी कोई ऐसी बात होती है, एक धर्म की बात आप करते हो, एक धर्म की बात ओवैसी करते हैं। आप चाहते हो देश में नफरत फैलती रहे। आप जब बोल रहे थे मैं खामोश था। विनोद बंसल साहब, ठीक है विनोद बंसल साहब,
एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा इनका कहना है, और ये सब कुछ सोची समझी रणनीति है। राजीव भाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी भी समझते हैं इस ट्वीट का मतलब और इस ट्वीट का फल क्या होने वाला है। नहीं, देखिए, कांग्रेस और मुसलमानों का गठजोड़ हमेशा से रहा है, और इस देश को खाने वाले, देश को बांटने वाले, देश के टुकड़े करने वाले और देश को बंटाधार करने वाले यही कांग्रेस है। अरे ये बात तो सुबह से आप यही बोलते रहते हो, कोई लॉजिक की, तथ्यों की बात कीजिए। ओवैसी के बयान की बात हो रही है, आपको सपने में कांग्रेस नजर आती है, ये बीच में यार आपको स्वप्न में कांग्रेस नजर आती है। बंसल साहब, कम से कम नेता कांग्रेस, या तो इनके नाम के आगे से नेता कांग्रेस हटाइए, और नहीं तो कम से कम बोलने का तमीज सिखाइए। सुनिए, आप मत ये कम से कम बोलने का तमीज होना चाहिए यार। तमीज तो सीनियर आदमी है, कम से कम मैं बोलता। कल मैंने इंजेक्शन लगाया था, कल मैंने वो आपको राहुल इंजेक्शन जागीर लगाया बाबा से था, पूछ लो। आपको असर है, जागीर बाबा से पूछ, मैं खुश हूँ क्या कहना है। कल मैंने आपको ऐसे इंजेक्शन इधर-उधर की लगाया बात मत था, करो। इंजेक्शन का असर है, आपको इंजेक्शन का असर लग रहा है, लग गया, बहुत हो गई, बहुत हो गई डिबेट। चलिए ठीक है 10 सेकंड मेरे पास हैं, अभी 10 सेकंड मेरे पास है, बस ज्यादा वक्त नहीं है सर। एक मिनट अजय भाई, सैयद जवाद साहब 10 सेकंड के अंदर बताएं असदुद्दीन ओवैसी के इस ट्वीट के मायने, केवल 10 सेकंड, समय ज्यादा नहीं है। देखिए, मैं फिर कह चुका हूं, बिहार में चुनाव है और बिहार के अंदर जो राजनीतिक समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो वो ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे नहीं चलने वाले बिहार में। और असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत समझदार आदमी हैं, अब पता नहीं क्यों उन्होंने ये बयान दिया है, उन्हीं आप जिन्हें समझदार कह रहे हैं सैयद जवाद साहब, वो वोटों की भाषा समझते हैं, और उन्होंने जिस तरह से मौके पर एक ट्वीट किया है उसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो एक चौथे राज्य में बेहतर तरीके से अपनी जमीन तैयार कर सके, मुस्लिम वोटों को इस हद तक ध्रुवीकरण कर ले जाएं कि वो एक मुसलमानों के बड़े लीडर बन पाए। फिलहाल तो यही कुछ समझ में आता दिख रहा है। उनकी सोच पर यकीन तब होता जब ये तारीख अदालत की कहीं पहले होती, लेकिन तारीख बाद में है और वोटिंग के दिन पहले हैं। तो कहीं बहुत हम सब समझ रहे हैं इशारा किस तरफ है। बात मथुरा की है, लेकिन वजह बिहार का चुनाव बन रहा है, जिसके चलते असदुद्दीन ओवैसी को इस ट्वीट को करने पर शायद मजबूर होना पड़ा होगा। जमीन तैयार करना भी राजनीतिक तौर पर कहीं जरूरी होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।